स्टूडियो से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी और एडिटर न्यूज और लीगल एक्सपर्ट आंचल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आज फैसला आने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला था, उम्र कैद जो मिली थी उन दोनों को, उस चुनौती दी है उम्र कैद की सजा को। जी हाँ, बिल्कुल, और चुनौती देना बनना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत नहीं दी थी। जब सीबीआई की सजा सुनाई गई थी सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद की तरफ से, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हाँ, चलो तुम्हें याद होगा वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली थी। तो अंततः उन्होंने बहुत बाद में जाकर, ये बड़ी मुश्किल से इनकी एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल होने के बाद अब उस पर अंतिम फैसला आएगा। हालांकि इस पर फैसला काफी दिनों पहले सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज इस पर फैसला दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये फैसला कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मामला है आरुषि हत्याकांड का, ये देश का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा आईबॉल्स को देख लेने वाला और सबसे महत्वपूर्ण हत्याकांड बन गया है। इसलिए क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अगर आरुषि और हेमराज की हत्या राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने करी है तो क्यों करी है, और साथ ही साथ अभी तक मोटिव भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता है कि अगर वो दोनों छूट जाते हैं तो आखिरकार लोअर कोर्ट ने मोटिव मान लिया है। लोअर कोर्ट ने मोटिव माना है, लेकिन आपको ये भी मानना होगा, आपको ये भी मानना होगा कि लोअर कोर्ट में भी जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको चार्जशीट में तब्दील किया गया था। सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट डाली थी, उसको चार्जशीट के अंदर तब्दील कर लिया गया था। और क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करना अपने आप में एक नई बात। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार यही स्टैंड रखा कि देखिए, हमने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, ये केस नो एविडेंस का नहीं है, ये इनसफिशिएंट एविडेंस का केस है। यानी कि सबूतों के जो पूरे सिरे जुड़ने चाहिए थे, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में चेन ऑफ इवेंट्स कहा जाता है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन शक की सुई उस क्लोजर रिपोर्ट में भी तलवार दंपत्ति की तरफ गई थी, और उसी को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए ही लोअर कोर्ट ने पहले उस चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील किया, और वो एक बहुत बड़ी वजह बनी उसके बाद इन दोनों को ही कन्विक्ट किए जाने के लिए, दोषी ठहराए जाने के लिए। दीपक, मैं यही कहूंगी इस केस के अंदर कि जिस तरह साइंस में हमें पढ़ाया जाता है, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, रूल ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चौथा ही सिनेरियो बनता है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चीज क्लोजर रिपोर्ट में भी कही गई, और यही कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा पन्नों की जो जजमेंट थी उसमें भी उभर कर आया और तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया गया। चलिए, तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया था सीबीआई कोर्ट ने। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जो ब्यूरो चीफ है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, कब तक आएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े? अरविंद, कब तक आएगा फैसला? 2:15 बजे यतेंद्र, ये कहा जा रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी जो मर्डर मिस्ट्री है उसका फैसला आएगा। कोर्ट नंबर 40 में इसका फैसला सुनाया जाएगा, और पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोअर कोर्ट ने जो फैसला किया था उसमें दोनों लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी, और आज दो जजों की बेंच है, इन लोगों ने बाकायदा पूरे मामले को जिरह किया है, एविडेंस को देखा है, और दोनों पक्षों से बाकायदा बारी बारी से काफी समय तक पूछताछ की है। अब ये निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इसमें फैसला दिया जाए। बिल्कुल अरविंद, फैसला दिया जाए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और आप बता रहे हैं कि 2:15 बजे तक फैसला आएगा। लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद जुड़ी हुई है। आंचल, इलाहाबाद ने हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी कि विरोधाभास माना था जो सीबीआई की दलील थी, उसके बाद क्या लगता है कि देखिए, टिप्पणी तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि इनिशियली जो अभी तक माना जा रहा था कि एक परफेक्ट मर्डर है, इसमें सीबीआई ने भी अपनी जांच के दौरान शुरुआती दौर में कहा कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है। सवाल ये इस केस में ये खड़ा होता है, मुझे लगता है ये ब्लाइंड मर्डर केस नहीं था, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ब्लाइंड थी। पहले यूपी पुलिस, फिर सीबीआई टीम 1, फिर सीबीआई टीम 2। ये अपने आप में और किसी केस के लिए नहीं, लेकिन देश भर में एक सबक होना चाहिए कि किस तरह से टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, फोरेंसिक ऑफ मेडिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद भी अंततोगत्वा अगर कहीं ना कहीं ये शक शुबा रहता है, मन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रहती है कि इंसाफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि एविडेंस ही इतना
टैंपर किया गया, तो ये अपने आप में हमेशा से ही सवाल इस केस से जुड़ा रहा है। भले ही इसके पीछे सीबीआई की अलग दलील रही हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये टेक्स्ट बुक केस स्टडी है कि किस तरह से फोरेंसिक एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और हमारी पुलिस बर्बाद है, सेंसिटिव नहीं है, उसे ये तक नहीं पता था कि किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए इस तरह का, जब ग्रूसम मर्डर जलवायु विहार के उस फ्लैट में हुआ था। बिल्कुल, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जी हमारे से जुड़े। दीपक जी, बड़े करीब से आपने इस केस को देखा है, आप खुद उस घटनास्थल पर कई बार मौजूद रहे हैं। बड़ा टर्न इसमें आई, पहले सीबीआई की एक टीम आई, फिर दूसरी टीम आई, तो किस तरह से घटनाक्रम चेंज होता गया, फिर आखिर में राजेश तलवार को और नुपुर को सजा मिली? देखिए, आंचल सीबीआई के तर्क से जरूर सहमत हो, और थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन होता है, लेकिन थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन क्या किसी मर्डर केस में लगाई जाती है? इन दोनों को फंसाया कैसे? ये दोनों फंसे कैसे? फंसाया मैं नहीं कहूंगा, ये दोनों फंसे कैसे? ये फंसे ऐसे कि एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला था एक जजमेंट में यतेंद्र, उसमें यह था कि अगर 4 लोग एक घर के अंदर मौजूद हैं और अगर उसमें से एक का या 2 का खून हो जाता है, तो 2 लोग बाकी के जो बचे हैं, यानी उसकी मां और उसके पिताजी राजेश तलवार और नुपुर तलवार, वो ये साबित करें कि वो निर्दोष है। ये उनको साबित करना था कि वो निर्दोष है, और इसी पर पूरा का पूरा प्रोसेस चला था। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, लेकिन कंक्लूडिंग प्रूफ नहीं थे। और प्रूफ की बात करी आंचल ने, तो मैं बता दूं कि प्रूफ सबसे पहले मिटाया किसने? सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने प्रूफ मिटाए। मैं दूसरे दिन गया वहां पर, और दूसरे दिन मैं छत के अंदर छत पे मौजूद था जहां पर हेमराज की लाश मिली थी। वहां पर हाथ का पंजा भी बना हुआ था, लेकिन वो फ्री फॉर ऑल था। कैसे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, क्यों ऊपर का ताला नहीं खोला गया, और क्या परिवार वाले ने पूछा सफाई कर दें खून के धब्बों की, तो बोला हाँ कर दो, हाँ कर दो, गद्दों को ऊपर सुखा दो, गद्दों को ऊपर सुखा दिए, 2 गद्दे सुखा दिए गए। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी गाजियाबाद पुलिस की, नोएडा पुलिस की, जो उसने करी थी। और नोएडा पुलिस इसी मूर्खता के बाद जब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, तो उनको कवर अप करना था कि किसी भी तरह से पकड़ के उनको अंदर डालना था, किसी ना किसी एक्यूज्ड को। कोई मिल नहीं रहा था, और यही हुआ। सबसे पहले नोएडा नहीं सर्वेंट्स को नहीं पकड़ा गया, सबसे पहले आईजी ने पेरेंट्स के ऊपर आरोप लगाया कि हेमराज और वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे थे, और ये एक ऑनर किलिंग थी। ठीक है, दूसरा फिर क्या हुआ, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी, बहुत हमला मचा, राजेश तलवार जेल में चले गए। तो सीबीआई जांच जो हुई, तो उसमें जो पहली जांच हुई थी उसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई, और जो नौकर थे उनके, कृष्णा और जो बाकी नौकर थे, उन सबको फंसा दिया गया या उनको एक्यूज बना दिया। लेकिन दूसरी टीम जो आई, उसको ये लगा कि नहीं मां बाप दोषी है। तो इतने अप्स एंड डाउन है इस केसेस में। और देखिए, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी मर्डर या कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई गलती करता है। तो इस केस से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि एक मर्डर केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और कितनी सीख ये लेनी चाहिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, खासकर पुलिस के तौर पे। मतलब इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस कैसे हो सकती है कि ना वो फिंगरप्रिंट उठाती है, ना वो गद्दों की तरफ ध्यान देती है, ना वो धुले हुए चद्दर की तरफ ध्यान देती है, फिर सो कॉल्ड ढंग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खेलने की भी कोशिश होती है। तो कई सारे आरोप लगे, और देखिए कई सारी शक की सुबह तलवार दंपत्ति पे सुई भी तलवार दंपत्ति पे गई। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस केस के अंदर कि इस केस में बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत लूप्स एंड होल्स हैं, और इसमें सीधे सीधे किसी को बता देना कि आपने अपने बच्चों को मारा है, मुझे ये कहना में कोई संकोच नहीं है कि ये भी अपने आप में नहीं ये। लेकिन मुझे इस पर एक थोड़ा सा मेरा मत अलग है, इसलिए ये कहना चाहूंगी। देखिए, ये एक क्लोज डोर मर्डर है, एक फ्लैट के अंदर मर्डर हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि 4 लोग अंदर थे, 2 बचे, 2 नहीं बचे, और बाकी के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए। देखिए, घर के अंदर ना तो सीसीटीवी है, कोई आई विटनेस नहीं है, तो ऐसी केसेस के अंदर हत्या होती है तो किस तरह से पुलिस सबूत जुटाएगी और किस तरह से अदालत फैसला सुनाएगी? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम बाद में बात इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पूरी बड़ी बहस चलती रहेगी। फिलहाल समय हो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम इस पर चर्चा करेंगे। PolicyBazaar.com पे आपको मिलेगा 15 से ज्यादा कंपनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगातार बने हुए और आप बता रहे हैं कि 2:15 बजे तक फैसला आएगा। हमारी एडिटर इन न्यूज भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। आंचल, बिल्कुल अरविंद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वहां पर तनवीर मीर और बाकी जो वकील मौजूद है डिफेंस के, वो इस वक्त कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब ये वर्डिक्ट आया था लोअर कोर्ट का, उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा फैसला ही सरमाइसेस, अवधारणाओं पर आधारित है, और
ठोस कहीं पर भी बातें नहीं कह पा रहा है। निश्चित रूप से आंचल, मुझे लगता है कि जो तलवार दंपत्ति के वकील हैं उनको लगता है कि लोअर कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और बाकायदा उसको हमने साइंटिफिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में प्रूव करने का काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूं। जैसा अभी दीपक जी कह रहे थे कि कुल 4 लोग थे उसमें, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बचे। अब इसमें उनको प्रूव करना है कि आखिर वो निर्दोष कैसे हैं। इसमें जो तलवार दंपत्ति के वकील हैं उनका ये कहना है कि तकिए और चादर पर से 24 फिंगरप्रिंट लिए गए और उनकी दलील ये थी कि हेमराज जो था वो घर के बाहर था, वो घर के अंदर नहीं था और एक भी जगह पे हेमराज का फिंगरप्रिंट उसमें नहीं पाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उसने अपने बयान कई बार बदले हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा डीएनए को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं चीजों किसी न किसी डायरेक्शन में इंगित करती हैं। लेकिन एक हमारी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से बात हो रही थी, उनका ये कहना था चल कि ये बड़ा कठिन है, इसमें 2 पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष का ये मानना है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो चीजें हैं जो दिख रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रियलाइज करती हैं, यानी ये कहीं न कहीं नुपुर तलवार और राजेश तलवार को दोषी मानते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसकी छानबीन किए जाने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो मोबाइल था, आरुषि के मम्मी पापा को उम्र कैद की सजा। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। आरुषि के मम्मी पापा का क्या होगा? आरुषि मर्डर केस की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर दिन भर। आरुषि मर्डर केस की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़े हैं। दीपक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि तमाम दलीलें दी गई थी सीबीआई की तरफ से, जिसमें एक ये भी कहा गया था कि उनको खुद प्रूफ करना था कि वो हत्याकांड के समय कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था, केवल यही लोग थे जिनमें से 2 की मौत हो जाती है, 2 ये बचते हैं। बिल्कुल, सीबीआई की दलीलों के पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर तलवार दंपति ने दिए हैं और बाकायदा वहां पर हूं कि भारत का कानून क्या कहता है। भारत का कानून ये कहता है और हमारे संविधान का प्रिंसिपल और हमारे कानून का प्रिंसिपल ये कहता है कि 1000 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप किस इलिमिनेशन की थ्योरी के आधार पर ये साबित करना? देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैं तलवार दंपत्ति का वकील नहीं हूं, ना ही आप सीबीआई के वकील हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांग आर्गुमेंट दे रही हैं तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि भारत का कानून का बेसिक प्रिंसिपल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि 1000 लोग छूट जाएं लेकिन एक भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये गोल्डन थ्रेड कहा जाता है हमारे लीगल सिस्टम का। इसीलिए सिर्फ लोअर कोर्ट जब फैसला सुना दे उसको अंतिम फैसला नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट में अपील जाती है, हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और बाकायदा हाई कोर्ट के पास तो ये अधिकार क्षेत्र में है कि पूरा का पूरा एविडेंस ही रीएप्रिशिएट करे। हालांकि बहुत कम केसेस में हुआ है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन कोर्ट ना सिर्फ रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है, री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। हाई कोर्ट के पास बहुत ज्यादा सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं और सुप्रीम कोर्ट जाता है उसके बाद मामला। तो लोअर कोर्ट को अगर ये लगा और उसने 26 ऐसे ग्राउंड्स गिनाए हैं कि ये मामला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होता है कि इन्हीं दोनों ने कत्ल किया। अब हाई कोर्ट में मामला गया है, वर्डिक्ट की घड़ी बहुत करीब है। चलिए, बिल्कुल फैसले की घड़ी बहुत करीब है और हाईकोर्ट किस तरह का फैसला देता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल समय चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये बहस लगातार जारी रहेगी। PolicyBazaar.com पे आपको मिलेगा 15 से ज्यादा। सुनाएगा हाईकोर्ट। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के सजा के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोर्ट किस तरफ जा सकता है? क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो राजीव, अभी कुछ ही क्षणों में ये फैसला आता होगा। ये प्रिडिक्ट तो नहीं करेंगे और ना ही इसको स्पेकुलेट करना सही होगा, लेकिन जो 2 ऑब्वियस विकल्प हैं कि या तो लोअर कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया जाएगा या चूंकि तलवार दंपत्ति का ये कहना है कि उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये कहीं ना कहीं बात है कि इस केस के अंदर डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहा है, जो रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहा है। अब कोर्ट ये रीएप्रिशिएट करेगा कि ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो परिस्थिति जनित
स्टाफ जो होते हैं उनकी पूरी चेन कंप्लीट होनी चाहिए, कहीं पर भी लूप होल नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट को आज ये तय करना है कि अपने आप में जिस तरह से सीबीआई की दलील रही है, क्या ये ओपन एंड शट केस है, क्या तलवार दंपत्ति के खिलाफ ये मामला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हुआ है। तो ये आज कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगा। उनको ऑलरेडी उम्र कैद की सजा है, क्या राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये अब से कुछ ही क्षणों में पता चलेगा। चलो हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से, लेकिन हमारे साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी इस वक्त मौजूद है। दीपक जी, इस तमाम केस में शुरुआत से देखें, जो पुलिस ने जांच की, उसके बाद जो पुलिस के बयान आए, उसके बाद सीबीआई, ये तमाम बयानों ने भी इस केस को बहुत उलझा कर रख दिया। जी, उलझाया, और सबसे पहले उलझाने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ कि लोग एक प्री कंसीव थ्योरी पे गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। पहली बात तो सबसे पहली गलती मैं नोएडा पुलिस की मानूंगा, उन्होंने क्राइम सीन को बिल्कुल भी मतलब वो टूरिज्म स्पॉट बन गया था, क्राइम सीन टूरिज्म स्पॉट बन गया था। ये कहूं राजीव तो गलत नहीं होगा, हर आदमी वहां जा रहा था, ऊपर हेमराज का पंजा देख रहा था, हर आदमी नीचे घर के अंदर जा रहा था, और टोटल क्राइम सीन, और उसी में तलवार दंपति रह रहे थे। तलवार दंपति भी रह भी उसी घर के अंदर रहती, ये भी मान के चलिए। जो नौकरानी वाली कहानी सुनाई जाती है, जो दुनिया भर की बाकी कहानी सुनाई जाती है, तो प्राइमा फेसी उसमें ये लगा कि तलवार दंपति ने ही कुछ गड़बड़ की है। हालांकि मेरी तलवार दंपति से बात भी हुई, सतीश गणेशन से भी बात हुई जो उस वक्त के एसपी इन्वेस्टिगेशन थे। मैंने तलवार दंपति से कई बार इंटरव्यू भी किया। मैंने सबसे पहले दिखाया एक व्यक्ति को साथ ले जाकर, एक डिटेक्टिव को ले जाकर कि ये किस तरह से हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। जब नोएडा पुलिस ने दूसरी ये की कि जो सीढ़ियों पर जो निशान दिख रहे थे, खून के निशान, उसको ऊपर तक ट्रैक नहीं किया। तो गलतियां तमाम हुई है, और इस गलतियों के प्रेशर में ही तलवार दंपति ने कहा कि सीबीआई से इसकी जांच हो। अब तलवार दंपति ने सही किया गलत किया, मैं इस जजमेंट में नहीं जाऊंगा। मैंने इसमें यही बताया जो तर्क तलवार दंपति ने दिए हैं। एक सवाल मैं आपसे दीपक इसलिए पूछना चाहूंगी क्योंकि आपका इंटरैक्शन रहा तलवार दंपति से। ये सीबीआई की एक बहुत बड़ी दलील रही है केस के दौरान कि नुपुर तलवार और राजेश तलवार का जो बिहेवियर शायद रहा इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम, वो बहुत एबनॉर्मल था। क्योंकि भारती को, मैं शॉर्टन करके बताती हूँ, भारती को चाबी फेंकी गई, जो नौकरानी थी ऊपर आई, और उसमें करीब 1.5 मिनट या 60 सेकंड का वक्त लगा, और उस दौरान दोनों के दोनों पति पत्नी डाइनिंग एरिया में थे, आरुषि के साथ नहीं थे। आरुषि की बॉडी कवर कर दी गई थी, ढक दी गई थी। तो उनको ये एबनॉर्मल लगा कि दोनों के ही कपड़ों के ऊपर उतने ब्लड स्टेन्स या मार्क्स नहीं मिले। अगर किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो रो रहा होगा दहाड़े मारकर, वो अपने बच्चे को हक करने की कोशिश करेगा, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हाथ पैर मारेगा। लेकिन ये बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्या बहुत से लोगों ने, टीवी चैनलों ने जब पहली इंटरव्यू भी दिखाई तो उन्होंने कहा नुपुर तलवार उतना रोई नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे जब आपने क्लोजली बिहेवियर को ऑब्जर्व किया? देखिए, मैंने क्लोजली बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि वो इनोसेंट है, क्योंकि मैंने उस केस को फ्रॉम बॉटम टू टॉप कवर किया है, इसलिए मैं इस आधार पर कह रहा हूं। मैंने नुपुर से बात कई बार पूछी, नुपुर से मैंने पूछा कई बार कि नुपुर आप रोई क्यों नहीं? बोले दैट्स नॉट माई हैबिट। बोले उन्होंने जो पहला और दूसरा इंटरव्यू दिया था, जो मुझे और एक चैनल को दिया था, उसमें उसके बाद उन पे कई सवाल उठे कि इनकी बेटी मर गई, ये तो रो भी नहीं रही है, इनकी बेटी मर गई, ये तो ऐसा हो गया, इनके पति को जेल ले गए फिर भी ऐसे बिहेव कर रही हैं। बोले रोना मेरे नेचर में नहीं है, मैं अबनॉर्मल नहीं हो सकती, मेरी बच्ची मरी है, मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुझे इस बात का बहुत टेंशन है, इस बात का बहुत टेंशन है। और बोले ऐसे टाइम में रोऊं, हंसूं या परफॉर्म करूं, ये मेरे बस का नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि हम बड़े लो लाइन सिटीजन हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम डेंटिस्ट हैं, अपना घर बार मुश्किल से चलाते हैं, और हमारे पास मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं है कि मीडिया में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, लोग ये जरूर कह सकते हैं कि उनके जो लोग थे, उनके जो जानने वाले थे, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन वो वही लोग थे जो उनकी क्लिनिक के अंदर अपने दांत साफ कराने आते थे। उसमें से ऐसे लोग बहुत कम थे। हाँ, मैं जानता हूं कि पिनाकी मिश्रा टाइप के वकील, जो बहुत जाने माने वकील हैं, वो उनके उस वक्त के लीगल सलाहकार होते थे, क्योंकि जो इंटरव्यू मैंने किया था नुपुर तलवार को, उसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं अपने वकील को दिखाऊंगी। पिनाकी को मैं बहुत लंबे वक्त से जाता था, तो पिनाकी ने उसको देखते ही कहा कि नहीं, दीपक करेगा तो ये ठीक ही करेगा, मुझे इस पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं यहां पर कि वो कह रहे हैं कि मुझे एक तर्क बता दो कि मैं अपनी बेटी को मार दूंगा, मुझे एक तर्क बताओ कि मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, मुझे एक तर्क बताओ कि अगर मैंने आरुषि को उस हालत में हेमराज के साथ देख लिया, चलो मैंने मार भी दिया हेमराज को, तो मैं आरुषि को क्यों मारूंगा?
और उसका गला क्यों काटूंगा। तो कई सारे ऐसे तर्क लगते थे जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि इस मामले में क्या सीबीआई गड़बड़ है, क्या नोएडा पुलिस तो गड़बड़ थी। लेकिन एक दीपक बात कहना चाहूंगी, सीबीआई ने कभी नहीं कहा कि जानबूझकर आरुषि को राजेश तलवार ने मारा। उन्होंने ये कहा कि हेमराज पीछे की साइड पे था, पहले वार हेमराज पर पीछे के सिर पे हुआ, जब दूसरा वार करने लगे तो एक्सीडेंटली हेमराज ने जैसे ही डक किया गलती से आरुषि को चोट लगी, उसका इमीडिएट ब्रेन हैमरेज हुआ और इसीलिए वो मरी। आरुषि को मारने की कभी भी मंशा नहीं थी। ये तलवार दंपति का, ये सीबीआई का भी केस है, ये सीबीआई का केस है। लेकिन मुझे बताइए कि फिर उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से स्लिट क्यों किया। अब मैं आपको बताती हूँ, उसके ऊपर भी ये तर्क वितर्क दोनों की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई का ये कहना है और जो डॉक्टर्स ने भी एक्सप्लेन किया कि क्यों ब्लड स्टेन्स बहुत सारे जो होने चाहिए थे क्राइम सीन पे वो नहीं थे। जो फोटोग्राफ्स भी रिकंस्ट्रक्ट करके देखेगी उसका कारण ये उसी का कारण बता रही हूँ, उसी का कारण बता रही हूँ कि स्लिट जो किया गया थ्रोट वो डेथ के बाद किया गया, तब वो फुआरा नहीं छूटता है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये जो इंजरी थी, इंजरी क्या मतलब मैं ये कहूंगी थ्रोट स्लिटिंग की गई, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के तहत थी, वो मर्डर नहीं था। मर्डर गलती से हुआ, लेकिन जो थ्रोट को स्लिट किया गया वो बाद में हुआ, जो एक्सप्लेन करता है सीबीआई की थ्योरी को कि क्यों ब्लड पूरे के पूरे कमरे में स्प्लैश नहीं था, और खास तौर से हेमराज का भी जो ब्लड स्प्लैश नहीं था उसके पीछे क्या वजह है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमारा बहुत राजीव शायद आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज देना चाहते हैं। अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद ओवर टू यू। दीपक जी, मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि उसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग आए थे मुझे सभी के नाम याद है। चौकी इंचार्ज उसमें बच्चू सिंह हुआ करते थे, एसओ दाताराम नोनोरिया थे और उसमें एसपी सिटी महेश कुमार मिश्रा थे। और उसके एक दिन पहले जिस दिन आरुषि की हत्या हुई थी उस दिन मुझे याद है कि हरकिशन सिंह सुरजीत हॉस्पिटलाइज थे और मायावती नोएडा में आने वाली थी, और सारी की सारी पुलिस उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी। और यही बहुत बड़ा कारण है कि आरुषि का जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था दीपक जी नोएडा पुलिस की तरफ से वो नहीं हुआ, और उसी दिन से केस बिगड़ना शुरू हो गया। और दर्शकों को बता दें इस वक्त दोपहर 2:45 का वक्त तय किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2:45 पर इस सिलसिले में इस तमाम जद्दोजहद पर जो तमाम सवाल उठा रहे हैं दीपक जी भी और जो आंचल भी कह रही है, ये शायद अदालत भी इस बारे में सोच रही होगी। सुशील तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील, क्या ताजा अपडेट इस वक्त कोर्ट से? जी, अभी कोर्ट 2 बजे आने वाली थी यहाँ पर और ये फैसला देने वाली थी, लेकिन अभी पेशकार में जो है उन्होंने ये सूचना दी है कि कोर्ट 2:45 पे आएगी और तब फैसला देगी। तो तमाम सवाल इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी यहां पर रख रहे थे क्योंकि उन्होंने इस केस को सिलसिलेवार कवर किया है। आंचल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखती हैं उन्होंने भी तमाम इसमें अपने पहलू रखे और यही सारे पहलू शायद जजेस के सामने, जस्टिस के सामने भी रहे होंगे। फैसला आएगा तो पता चलेंगे। 2:45 का वक्त तय किया गया है। हम बने हुए इस बड़ी खबर पर, इस अपडेट पर। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। PolicyBazaar.com पे आपको मिलेगा 15 से ज्यादा कंपनीज के कार